अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ख़बर है कि ISPR की जानिब से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को 14 साल, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर मेहदी को 12 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनका कोर्ट मार्शल हुआ है। उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, और वो इस वक्त कहाँ पे मुकीम है, एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, और क्या वजूहात क्या हैं जिनके सबब ये कोर्ट मार्शल हुआ। तो इसका ज़रा पूरी डिटेल अगर हम आपसे शेयर करें तो जो डॉन अखबार है उसने भी इस हवाले से बहुत कुछ लिखा, और डॉन टीवी के ऊपर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा लिखा गया इन दोनों रिटायर्ड अफसरान के बारे में। इसकी डिटेल ज़रा आपसे शेयर करते हैं कि पाक फ़ौज ने दो रिटायर्ड अफसरान आदिल फ़ारूक राजा और हैदर रज़ा मेहदी को कोर्ट मार्शल के ज़रिए ये सज़ा सुनाई है। और ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के दोनों रिटायर्ड अफसरान मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड कोर्ट मार्शल के ज़रिए फ़ौजी एहलकारों में बगावत उकसाने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ात की खिलाफ वर्जी करने और रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के बरखिलाफ़ काम करने के इल्ज़ामात पर ये सज़ा सुनाई गई है। और ISPR ने यह भी बताया है कि अदालत ने 7 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2023 को दोनों अफराद को अदालती कार्रवाई के तहत मुजरिम करार दिया और फ़ैसला सुनाया, और ये फ़ैसला जो है वो उनकी गैर हाज़िरी में सुनाया गया है, जिसके तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फ़ारूक राजा को 14 साल कैद बमुश्किल की सज़ा, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को जो है वो 12 साल कैद बमुश्किल की सज़ा सुनाई गई। और ISPR की जानिब से जारी करदा इस बयान में यह भी कहा गया है कि इस सज़ा के तहत 21 नवंबर 2023 से दोनों अफसरान के जो रैंक्स हैं वो भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। और अब ज़रा आते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ामात जो है वो फ़ौजी बगावत, फ़ौज में बगावत उकसाने या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो आयद किए गए हैं, इसमें मज़ीद क्या कहा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि साबिक फ़ौजी अफसर आदिल राजा गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद जो है वो बरतानिया चले गए थे। और फिर डॉन अखबार को कोट करते हुए इस खबर में ये भी है कि आदिल राजा अपने एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहते थे। वो माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर काफ़ी सरगर्म हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भरपूर हामी हैं। और फिर एक और रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आदिल राजा और फ़ौज के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होने के बाद वो गुज़िश्ता साल अप्रैल में इस्लामाबाद से लंदन चले गए थे। उसके बाद उन्होंने कई हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसरान का नाम लेते हुए उन पर हुकूमत की तब्दीली की साजिश के इल्ज़ामात भी आयद किए थे। और रवा बरस 12 जून को इस्लामाबाद पुलिस ने बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ियों शाहीन सिबाई और वजाद सईद खान के साथ साथ आदिल राजा और सईद हैदर रज़ा मेहदी के खिलाफ 9 मई को PTI के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में फ़ौजी तनसीबात पर हमलों के लिए बगावत को हवा देने और लोगों को उकसाने की दफ़ात के तहत इनके ऊपर FIR दर्ज की थी। और FIR में शिकायत करनिंदा मोहम्मद असलम ने कहा था कि वो 9 मई के दिन को दारुल हुकूमत के इलाके G11 से गुजर रहे थे कि उन्होंने 20 से 25 लोगों को देखा जो आदिल रज़ा, वजाद सईद खान, सैयद हैदर रज़ा मेहदी और शाहीन सिबाई के ट्वीट्स और वीडियो पैगामात के स्क्रीन शॉट्स शेयर कर रहे थे। और फिर ये पूरा बैकग्राउंड बहरहाल है। तो उस पर एक बैकग्राउंड इसका ये भी है कि गुज़िश्ता माह 9 मई को जो है वो यानी 9 मई को कौमी एहतसाब ब्यूरो ने PTI के सरबराह इमरान खान को रेंजर्स के ज़रिए जो है वो अरेस्ट किया था, गिरफ़्तार किया था। और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार करने के बाद की अगर हम बात करें तो फिर ये तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए, और फिर उसके बाद जो है ये पूरा पकड़ दकड़ भी PTI के अंदर शुरू हुई। तो बहरहाल अब ये एक चीज़ तो इसमें अब ये फ़ौज की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये कहा गया है कि उनकी जानिब से इस हवाले से कार्रवाई की गई है, और उस कार्रवाई के बाद बाकायदा मिलिट्री ट्रायल के बाद जो है वो इनको सज़ाएँ दी गई हैं। आदिल राजा इस वक्त बैरून मुल्क में हैं और वहाँ बैठ के वो व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, ट्वीट्स भी की जा रही हैं। लेकिन एक बात बहरहाल ये अपनी जगह के ऊपर क्वेश्चनेबल ज़रूर है, इसके ऊपर सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि आदिल राजा को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन वो इंटरनली शेयर कर रहे हैं, वो उनको मालूमात कौन दे रहा है। क्या डिपार्टमेंट के अंदर से उनको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी जिसको वो शेयर कर रहे थे। ये बहरहाल इसके ऊपर एक
سوال جو ہے وہ موجود ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں اب اس سزا کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیا وہ پاکستان واپس آئیں گے، اگر نہیں آتے تو پھر یہ جو ایک سزا دی گئی ہے کیا یہ محض علامتی ہی ہے یا اس کے کوئی اثرات بھی ہوں گے، یا باضابطہ طور کے اوپر لندن کی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے اس سزا کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ بہرحال اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹوری اس وقت پاکستان کی یہی ہے کہ باضابطہ طور کے اوپر فوج کی جانب سے جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اب اصل ایشو امپلیمنٹیشن کا ہے، عمل درآمد کا ہے کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا۔ ہم جتنے بھی پوسٹ اور ویلاگز دیکھیں عادل راجہ کے، تو اس میں تو ایک اسپیسیفک ایک پوائنٹ آف ویو ان کا پی ٹی آئی کے لیے تو ہے، اور ایک ہم خیال قسم کا ویو یا وہ باتیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا لیڈران کرتے رہے ہیں، وہی بیانیہ وہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بارہا اب وہ باہر بیٹھ کر ویلاگز کے ذریعے یا پھر اس کے بعد وہ ٹویٹس کے ذریعے اس مواد کو پھیلا رہے ہیں۔ اس پہ ان کو کس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا کس طرح کی مشکلات ان کو ہو سکتی ہیں، یہ بہرحال ایک سوال موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اور لیٹس سی دیکھیں کہ اب فوج کی جانب سے اس کورٹ مارشل کے بعد نیکسٹ کیا سٹیپ لیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت ڈیولپ ہوئی جب پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ملک کے وزیر اعظم تھے، عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس تحریک سے بچنے کے لیے ایک پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا جس میں سفر کا حوالہ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئی، اور رولنگ کے تحت کوشش کی گئی کہ عدم اعتماد کی تحریک کا راستہ روکا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹس لے کے عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر ووٹنگ کروائی۔ عمران خان جو ہے پارلیمنٹ کا ایوان کھو بیٹھے، پھر اس کے بعد پورے ملک میں جلسے کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان نے پہلی اٹیمپٹ 25 مئی کو کی گئی جو کہ ناکام ہوئی، پھر اس کے بعد لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا، اور پھر رستے میں ایک مقام کے اوپر عمران خان کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ صورتحال اس وقت مزید گھمگیر ہوئی جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران پیش ہوئے تو ان کو رینجرز کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور اس کے نتائج میں پھر 9 مئی کے واقعات میں فوجی تنصیبات کے اوپر اٹیکس ہوئے۔ اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ اصل محرکات کیا تھے، اصل میں ان توڑ پھوڑ یا ان حملوں کے پیچھے کون تھا۔ تو یہ وہ پورا ایک نیریٹو تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بلٹ ہوتا رہا، اور اب یہ فوج کے ہی ایک افسر جن کا کورٹ مارشل کیا گیا ہے، اور جو اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ جو کہیں نہ کہیں لنک جو ہے یا ان کے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ اب جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ آرمی کے اندر موجود تھے، اور یہ کورٹ مارشل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جو انفارمیشنز ان کو دی جاتی رہی ہیں